Students, so today we would move ahead and we'll talk about the new topic regarding the chapter cell. Okay, and we are going to discuss the topic that is the cell wall. Okay, one of the important topics, cell wall. Okay, so the cell wall was discovered by Robert Hooke. It was discovered by रॉबर्ट हुक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप. एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप उसने यूज किया था और इट ओनली हैड, लेट्स से देयर वाज ओनली अ मैग्नीफाइड लेंस जिसके थ्रू उसने फाइंड आउट किया था किसको, सेल वॉल को, रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, नाउ प्रेजेंस की अगर मैं बात करता हूं, वेयर इज सेल वॉल प्रेजेंट, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अगर अपन देखें, सो दे आर अवेलेबल विद द प्रोकैरियोट्स, ये तो सबको पता ही है, प्रोटिस्ट, प्लांट सेल्स आर यूकैरियोट्स, प्लांट सेल एंड दी फंगाई. ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रेजेंस है सेल वॉल की कहां पे है, तो प्रोकैरियोट्स में है, प्रोटिस्ट में है, प्लांट सेल में है और फंगाई में है. ठीक है, नाउ कहां पे एब्सेंस है, तो अगर मैं एब्सेंस की बात करता हूं, सो इन सम ऑफ द गैमेट्स इट इज एब्सेंट, जैसे कि जिम्नोजूस्पोर, ठीक है, या फिर आई कैन यूज द टर्म जिम्नोगैमेट्स. ठीक है, तो जिम्नो वर्ड का मतलब क्या है, नेकेड. तो अगर सेल वॉल एब्सेंट है, जूस्पोर आप नॉर्मली भी बोलते हो, ओके, गैमेट्स आप नॉर्मली भी बोलते हो, बट व्हेन आई मेंशन जिम्नो और द जिम्नोजूस्पोर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल वॉल यहां पे एब्सेंट है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. ओके, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग द टर्म जिम्नो. ठीक है, साइज की अगर बात करते हैं, दिस साइज वेराइज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर. द साइज वेराइज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, सो सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप. प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज इन द प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, प्लांट सेल एंड फंगाई. एब्सेंस कहां पे है, तो जूस्पोर्स में नहीं है, बट जिम्नोजूस्पोर्स में एब्सेंस है. एब्सेंट इन, अगर आपको पूछा जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो अगर आप लिखते हो जूस्पोर, तो इट्स रॉन्ग, यू हैव टू मेंशन जिम्नोजूस्पोर. गैमेट्स तो रॉन्ग, यू हैव टू मेंशन जिम्नोगैमेट्स. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन, व्हाट इज द सेल वॉल मेड अप ऑफ. कंपोजिशन ऑफ, अगर सेल वॉल देखें तो इट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स, इट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स है, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स दैट इज द सेल्यूलोज एंड some depositions. ठीक है, so matrix is going to take, let's say, about 30 to 60% of the cell wall. Microfibrils are going to take about 20 to 40% of the cell wall. And the depositions, various other depositions जो है, we'll talk about which depositions, लिखनी है ये सब चीजों का, that is going to take 0 to 25%. ठीक है, matrix comprises of 30 to 60%, microfibrils consist of 20 to 40%, and depositions consist of 0 to 25%. ठीक है, तो we'll talk about the components of matrix first.
ओके, सो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स अपन देख रहे हैं. So what is matrix? Matrix is a base material. It's a base material that is gel-like ground substance. आप बोल सकते हो gel-like. It is a base material, or we can also term it as gel-like ground substance. Gel-like ground substance, which consists of the maximum amount is water. The maximum amount is water, that is 30 to 60%. 30 to 60% is the water. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? So उसके बाद जो कंपोनेंट आता है that is हेमीसेल्यूलोज. इट्स अ पॉलीसैकेराइड. हेमीसेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है. टू बी मोर स्पेसिफिक, इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड, बिकॉज जो मोनोमर्स हेमीसेल्यूलोज को बना रहे हैं, दोस मोनोमर्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम. सो आपको याद रखना है हेमीसेल्यूलोज इट इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड because the monomers which are forming hemicellulose are different, they are not the same. अगर एक ही टाइप के मोनोमर से बना होता तो we would have termed it as the homopolymer. तो मैं यहां पे लिखता हूं हेटेरोपॉलीमर या फिर हेटेरोपॉलीसैकेराइड, इट्स अ शुगर. हेटेरोपॉलीसैकेराइड. ठीक है. अगर परसेंटेज की मैं बात करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम 5% टू 15%. ये कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा हेमीसेल्यूलोज का. अब मैंने इसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोला है, शुगर है ये, सैकेराइड इज शुगर. अभी तक तो आपको पता चली गया होगा, दिस इज शुगर. ठीक है. हेटेरो मतलब डिफरेंट. तो जो मोनोमर्स यहां पे बना रहे शुगर को, दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट शुगर्स. जैसे कि यहां पे वी हैव a monomer that makes the hemicellulose, that is arabinose. That is arabinose. We have arabinose, we have xylose, we have mannose. Arabinose, xylose, mannose and गैलेक्टोज. तो आपको याद रखना है हेमीसेल्यूलोज विच इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड इज मेड अप ऑफ द मोनोमर्स. ये सब मोनोमर्स है. अराबिनोज इज अ मोनोमर, जाइलोज इज अ मोनोमर, मेनोज इज अ मोनोमर एंड गैलेक्टोज इज अ मोनोमर. ठीक है. ये सब मिलके दे आर बाइंडिंग टू ईच अदर एंड दे आर मेकिंग अ लॉन्ग चेन, दैट इज द हेटेरोपॉलीसैकेराइड. इज इट क्लियर? ठीक है. So the another component that is present is, I put it here, pectin. Okay, the another component that is present is pectin. Pectin is again a heteropolysaccharides. It is again a heteropolysaccharid. ये भी क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड. आपको याद रखना है फ्रॉम द कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. और किन चीजों से बना है? तो ये बना है गैलेक्टोज, एराबिनोज एंड गैलेक्यूरोनिक एसिड. इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज, एराबिनोज एंड गैलेक्यूरोनिक एसिड. ठीक है. सो आई राइट दिस डाउन. अच्छा, यहाँ पे और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, दो चीज और मेंशन कर देता हूं. दिस इज गोइंग टू बी 2 to 8%. कितना? 2 से 8% आपको पैक्टीन देखने को मिलेगा. दूसरा जो कंपोनेंट देखने को मिलेगा दैट इज लिपिड्स. That is
लिपिड्स, और लिपिड्स की अगर मैं बात करता हूं प्रोपोर्शन की, सो लिपिड्स आर 0.5 to 3%, 0.5 to 3%। और लिपिड्स आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स जो आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़े। एंड यहाँ पे एक और ले लेते हैं प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स भी आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़े अगर आपको याद हो तो प्रोटीन का प्रोपोर्शन दैट इज गोइंग टू बी 1 to 2% इन दी सेल वॉल। ठीक है, सो ये क्या हो गए, सब कंपोजिशंस हो गए, कंपोनेंट्स हो गए किसके, सेल वॉल के। आपको याद रखना है वाटर दैट इज 30 to 60% है, हेमीसेल्यूलोज दैट इज 5 to 15%। व्हाट इज हेमीसेल्यूलोज? तो हेमीसेल्यूलोज इट्स अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, इट्स अ शुगर विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, इसलिए हेटेरो टर्म अपन ने यूज किया है। कौन कौन से मोनोमर्स है? तो एराबिनोज नाम का एक मोनोमर है, जाइलोज नाम का मोनोमर है, मेनोज नाम का मोनोमर है, एंड गैलेक्टोज नाम का मोनोमर है। एक और चीज प्रेजेंट है पेक्टीन। पेक्टीन इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड अगेन, इट इज consisting of the monomers galactose, arabinose and galacturonic acid. Lipids है 0.5 to 3% and proteins है 1 to 2%. Simple. So now let's talk about the another part जो मैंने लिखा था microfibrils. क्या लिखा था? Microfibrils. They are also the composition. They are occupying 20 to 40% of the cell wall. Microfibrils. So microfibrils are cellulose, occupying 20 to 40% of the cell wall. प्लांट्स और फंगाई की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो माइक्रोफिब्रिल है जो मैं बोल रहा था दैट इज सेल्यूलोज, दैट इज सेल्यूलोज। और फंगाई में जो माइक्रोफिब्रिल्स है दोज आर काइटिन, दोज आर chitin. Chitin is the name of fungal cellulose. Chitin is the name of fungal cellulose. ठीक है, आप फंगल सेल्यूलोज भी बोल सकते हो, आप काइटिन भी बोल सकते हो, और यहां पे प्लांट्स में आप सेल्यूलोज बोलोगे। तो ये एक्चुअली जो माइक्रोफिब्रिल्स है ये सबसे मेन स्ट्रक्चर है, दे आर द मेन स्ट्रक्चर of the cell wall. Okay, they are the main structure of the cell wall. Okay, we can also term them as the steel bars. Okay, these are the main supportive structure. These are the main supportive structure जो सेल को सपोर्ट करने वाले। ठीक है, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक और कंपोनेंट जो अपन ने बात की माइक्रोफिब्रिल्स दैट इज 20 to 40%। प्लांट्स में भी टर्म इट एज सेल्यूलोज, फंगाई में भी टर्म इट एज काइटिन या फिर फंगल सेल्यूलोज बोल सकते हैं। और मैंने बोला दे आर द स्टील बार्स ऑफ द सेल वॉल, मतलब आप समझ सकते हो आपके घर की दीवारों में स्टील बार्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ। उसी तरीके से सेल वॉल में भी जो स्टील बार्स है दैट इज द माइक्रोफिब्रिल्स, उनका काम क्या, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देना। ठीक है, तीसरा कौन सा कंपोनेंट था? तीसरा कंपोनेंट था डिपोजिशंस। ओके, दैट इज 0 to 25% मैंने बताया था। ठीक है, सो वन मोर कंपोनेंट दैट इज डिपोजिशंस। सो एक डिपोजिशन है जीरो टू 25%। एक डिपोजिशन जो अवेलेबल है दैट इज ऑफ लिग्निन, दैट इज ऑफ लिग्निन। और आपको याद रखना है दिस इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज नॉन पॉलीसैकेराइड, दिस इज नॉन पॉलीसैकेराइड। इससे आगे जो मैं बात कर रहा था मैंने सबको सैकेराइड्स बताया था, शुगर्स बताया था, बट लिग्निन इज अ नॉन पॉलीसैकेराइड। अगर इसकी प्रेजेंस की मैं बात करता हूं, वेयर डू यू फाइंड लिग्निन? ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंस,
So lignin is present in sclerenchyma cells. आपको पता होगा sclerenchyma cells के बारे में, the dead cells. They are present in the sclerenchyma cells. They are present in tracheids and they are also present in vessels. Tracheids, vessels and sclerenchyma cells. ठीक है. अब फंक्शन क्या है? तो इनका मेन फंक्शन है that is to provide strength and support. The main function is to provide the strength and support. Okay, या फिर we can also put it as it also gives stiffness to the plant. एकदम कड़क, एकदम इरेक्ट खड़ा रहेगा, stiffness. So gives strength, support and stiffness to the plant. That is the lignin. So lignin is one deposition that is available. Another deposition जो available है, that deposition is suberin. That deposition is suberin. ठीक है. अब सुबेरिन के बारे में क्या याद रखना है? This is a hydrophobic material. It's a hydrophobic fatty substance. It's hydrophobic आपको पता है ना, water repelling, hydrophobic fatty substance. Hydrophobic fatty substance है कौन? सुबेरिन. ठीक है. वे इज इट प्रेजेंस कहां पे है इसकी? वे इज इट प्रेजेंट? तो प्रेजेंस की अगर बात करते हैं, सो इट इज प्रेजेंट इन दी कॉर्क सेल. ये सब सेल्स आपने प्लांट एनाटॉमी चैप्टर में पढ़े होंगे. ओके, कॉर्क सेल्स एंड दी एंडोडर्मल सेल्स या फिर आई पुट इट एज एंडोडर्मिस. ठीक है. एंडोडर्मिस में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. द स्ट्रक्चर इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. द स्ट्रक्चर इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप. ठीक है. तो जो सुबेरिन जो मटेरियल है विच इज अ हाइड्रोफोबिक फैटी सब्सटेंस, उसका प्रेजेंस कहां पे है? कॉर्क सेल्स में है एंड एंडोडर्मिस में है. और एंडोडर्मिस में इसके डिपोजिशन से एक चीज बनती है दैट इज नोन एज द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. मेन फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज टू रिड्यूस वाटर लॉस. इट रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. पानी का लॉस होने से बचाता है. ठीक है. वी हैव वन मोर सब्सटेंस दैट इज क्यूटीन. जो प्लांट के पूरी आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है. क्यूटीन इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट. क्यूटीन, तो आउटर सरफेस पे कौन से सेल्स होते हैं? सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स. ओके, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल सेल. क्यूटीन इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक फैटी सब्सटेंस. ठीक है. कहां प्रेजेंट है? तो एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट है. और काम क्या कर रहा है? तो सेम काम, दैट इज रिडक्शन इन वाटर लॉस. ठीक है. इज इट क्लियर? सो लिग्निन प्रेजेंट है. मैं यहां पे इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं. कंपोजिशन देख रहे हैं तो आपको बताइए. सो दिस वाज द presence where
are this deposition present and this are the functions. ठीक है, सो आप वीडियो पॉज करके जो भी डिटेलिंग है उसको लिख लो. लिग्निन नॉन पॉलीसैकेराइड स्क्लेरेंकाइमा सेल ट्रैकिज वेसल में प्रेजेंट है. स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड स्टिफनेस. सुबेरिन हाइड्रोफोबिक फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कॉग सेल एंड एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द सुबेरिन, दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. reduces water loss. Or cutin is also a hydrophobic fatty acid substance, fatty substance on the acid. Epidermal cells में present है, presence epidermal cell और reduction in the water loss. ठीक है, 1 second. ठीक है, so I'll mention 2 more substances. That is, one of them is silica. मैं 2 substance और mention कर देता हूँ, silica and the calcium and iron. So one component is silica. Okay, silica that is present in grass. Presence is in the grass and a plant known as equisetum. Equisetum. ठीक है, grass and equisetum. Function क्या करता है? तो because of the presence of silica, the animals are not able to eat it. Animals उसको consume नहीं कर पाते. ठीक है, तो एनिमल्स उसको नहीं कंज्यूम कर पाएंगे तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा. तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम grazing animals. It protects them from grazing animals. ठीक है, और it also provides them stiffness. It also provides them the stiffness. ठीक है, one more components are calcium and iron. ठीक है, calcium and iron are present in the cell wall of Cara. It is present in the cell wall of Cara, and आपको पता होना चाहिए कि Cara is an advanced algae. It's an advanced algae with jacketed reproductive organs. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it is an advanced algae with jacketed reproductive organ, and they consist of calcium and iron. ठीक है, so this were the components. Depositions देख लिया आपने, माइक्रोफिब्रिल्स देख लिया आपने, और मैट्रिक्स देख लिया आपने. अब अपन स्ट्रक्चर की बात कर ले. स्ट्रक्चर किस तरीके से? सो स्ट्रक्चर में जो मेन स्ट्रक्चर है, सेंटर में जो सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, दैट इज द मिडल लैमेला. उसे कहा जाता है मिडल लैमेला. अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपन डिस्कस कर लेते बातें.
जो ब्लैक में मैंने दिखा रखा है, दिस इज द मिडल लैमेला, दिस इज द मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला के बाहर की तरफ जो मैंने दिखा रखा है, दिस आर द प्राइमरी सेल वॉल। दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सो लेट्स लेबल इट। दिस इज, we'll label it first, then we'll talk about the points. Middle lamella जो center में, this is the first layer to be formed after the cytokinesis. Then there is the primary cell wall, there is primary cell wall, and then there is secondary cell wall. So we have the primary cell wall, okay, या फिर आप बोल सकते हो the cell wall के जो layers है, there are 3 layers of cell wall. Layers of cell wall, ये पूरा के पूरा एक cell wall है. So layers of cell wall में क्या आएगा? सबसे सेंटर में आएगा middle layer lamella या फिर the cementing material. उसके बाहर की तरफ आएगा, see this is one cell, this is another cell. बीच में दोनों सेल के बीच में अगर अपन इस तरीके से दिखाए लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ये 2 सेल्स है तो ये दोनों सेल के बीच का जो पोर्शन है, दैट इज द मिडल लैमेला, विच इज अ सीमेंटिंग मटेरियल, जो क्या करेगा 2 सेल्स को बाइंड करके रखेगा। और फिर अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे इस तरीके से, सो दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी मेम्ब्रेन, दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल, this is the primary membrane, secondary membrane of the other cell, ठीक है। getting the idea, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके अंदर सब लेयर्स होते हैं, मतलब आई ड्रॉ लेयर्स, डिमार्केशंस, काफी सारे सब लेयर्स अंदर देखने को मिलेंगे, ओके, इस तरीके से। और उसमें जो माइक्रोफिब्रिल्स है उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, okay, sub layers are observed in the secondary cell wall, not in the primary cell wall, ठीक है। और जो माइक्रोफिब्रिल्स है ना, दिस आर माइक्रोफिब्रिल्स, इनका जो ओरिएंटेशन है डिफरेंट रहेगा हर एक सब लेयर में। डन। सो विल डिस्कस द डायग्राम। तो विल स्टार्ट विद द मिडल लैमेला फर्स्ट। अच्छा, मिडल लैमेला यहां पे मेंशन कर लेता हूं मैं। सो मिडल लैमेला it is the first structure that is formed in cell wall containing cells, in cell wall containing cells की मैं बात कर रहा हूं। So middle lamella is the first structure formed during or after cytokinesis. मिडल लैमेला इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ये आपको बात दिमाग में रखनी। किस तरीके से? तो पहले जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी अराइज करता है, सेल प्लेट को फॉर्म करता है और सेल प्लेट बनाता है मिडल लैमेला। सेल वॉल क्या बनाता है? सेल प्लेट क्या बनाता है? मिडल लैमेला। ठीक है, तो मैंने आपको ओरिजिन बता दिया। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो एक सेल है वो 2 में स्प्लिट होता है। तो जब स्प्लिट होता है तो उस टाइम में जो गोल्गी बॉडीज है वो सेल प्लेट बनाते हैं और सेल प्लेट मिडल लैमेला का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ओके, जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर साइटोकाइनेसिस इज गोइंग टू बी द मिडल लैमेला व्हिच अराइजेस फ्रॉम द गोल्गी बॉडी से सेल प्लेट से मिडल लैमेला।
ठीक है. It has higher content of calcium pactate. ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट है, उसका कंटेंट काफी ज्यादा है. एंड लोअर कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट. ठीक है, दो चीजें प्रेजेंट है. ओके, एक का कंटेंट काफी ज्यादा है कैल्शियम का, और दूसरे का कंटेंट मैग्नीशियम पैक्टेट का कंटेंट कम है. ये आपको याद रखना है. सो हायर कंटेंट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड लोअर कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट. ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं. जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स जब आप लाते हो या वेजिटेबल्स आप लाते हो, तो इनिशियली दे आर फर्म. उनका जो सरफेस होता है काफी फर्म होता है, दे आर हार्ड. बट धीरे धीरे दे स्टार्ट रिपनिंग. उनकी जो आउटर सरफेस होती है सॉफ्ट होने लग जाती है. तो मैं बोल सकता हूं रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपनिंग ऑफ fruits is due to disintegration of cell membrane. जो फ्रूट्स रिप होते हैं और उनकी जो आउटर सरफेस सॉफ्ट हो जाती है, दैट इज due to the disintegration or the digestion, आप बोल सकते हो digestion of the cell membrane. And to be more specific, we can use the term due to the digestion of pectate. ठीक है. So डाइजेस्ट हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, तो देयर इज ऑलवेज ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम. तो मैं यहां पे उस एंजाइम का भी नाम दे देता हूं जो इसको डिग्रेड करेगा, दैट इज पॉलीयूरोनिडेज एंजाइम. I'll put it down. Galactouronidase enzyme. ठीक है. So polygalactouronase is the enzyme, okay, जो सेल मेम्ब्रेन या पैक्टेट को डिसइंटीग्रेट करेगा. ठीक है. इज इट क्लियर? तो जो फ्रूट्स होते हैं, इनिशियली फ्रूट्स का जो आउटर सरफेस होता है काफी टफ होता है, द मेम्ब्रेन इज क्वाइट हार्ड इनफ. ओके, तो जैसे जैसे फ्रूट्स रिप होने लगते हैं, पकने लगते हैं, तो उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और टू बी मोर स्पेसिफिक जो पैक्टेट पार्ट होता है, वो डाइजेस्ट होने लगता है, वो डिग्रेड होने लगता है. किस तरीके से डिग्रेड होने लगता है? क्योंकि वहां पे एक एंजाइम काम करता है. उस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज. ये एंजाइम इज पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज. ये क्या करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेगा, डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से द लेयर इज गोइंग टू बिकम सॉफ्ट. इज इट क्लियर? या मिडल लैमेला डिसइंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज. ठीक है. So now let's talk about the primary cell wall and the secondary cell wall. इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. Okay, this is one cell, this is another cell. सेल लेमेला बीच में है, फिर प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन. सेल लेमेला बीच में है, प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन. ठीक है. So now we'll compare the two membranes, two cell wall, primary and the secondary cell wall. So primary cell wall and the secondary cell. ठीक है. तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट पहले मेंशन कर देता हूं. प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द यंग एंड मैच्योरिंग सेल्स. ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन यंग
and growing cells. ठीक है, और जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है दैट इज प्रेजेंट इन दी मैच्योर्ड सेल्स. कौन से सेल्स? मैच्योर्ड सेल्स या द सेल्स विच हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग. सेल्स विच हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कि प्राइमरी सेल वॉल का प्रेजेंस आपको यंग एंड ग्रोइंग सेल में दिखने को मिलेगा. ओके, उनके पास सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी. बट सेकेंडरी सेल वॉल की अगर मैं बात करता हूं तो उनका प्रेजेंस, प्राइमरी तो है यहां पे, उनका प्रेजेंस आपको मैच्योर्ड सेल या फिर सेल्स विच हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग उनमें देखने को मिलेगा. सेल्यूलोज की अगर बात करते हैं, द सेल्यूलोज कंटेंट इज वेरी लो. खाली 20% है. और यहां पे अगर सेल्यूलोज कंटेंट की मैं बात करता हूं सो दैट इज 40%. दैट इज 40%. अगर मैं हेमी सेल्यूलोज लिपिड एंड प्रोटीन्स की मैं बात करूं, ये 3 कंपोनेंट्स थे ना, तो ये तीनों का प्रोपोर्शन प्राइमरी सेल वॉल में काफी ज्यादा होता है. और सेकेंडरी सेल वॉल में काफी कम होता है. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिग्नीन, आगे मेंशन किया था अपन ने. लिग्नीन इज एब्सेंट इन द प्राइमरी सेल वॉल, बल्कि इट इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल. लिग्नीन इज एब्सेंट इन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्रेजेंट इन द सेकेंडरी सेल वॉल. लिग्नीन क्या दे रहा था? स्टिफनेस दे रहा था, हार्ड बना देता सेल को. एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेड सेल. स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड सेल. ठीक है, जहां पे लिग्निन प्रेजेंट था. दूसरी जो चीज प्रेजेंट है यहां पे दैट इज पैक्टीन. पैक्टीन का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है प्राइमरी सेल वॉल में, और इसी की वजह से प्राइमरी सेल वॉल के पास इलास्टिसिटी ज्यादा है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है. टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर. स्ट्रेचेबिलिटी, ओके, आप बोल सकते हो स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है, या फिर आई कैन यूज द टर्म इलास्टिसिटी ज्यादा है. इलास्टिक ज्यादा है. ठीक है, यही चीज अगर मैं बोलता हूं सेकेंडरी सेल वॉल के लिए तो वो तो स्टिफ है, अभी अपन ने बात करी. सो पैक्टीन का कंटेंट काफी कम है. पैक्टीन कंटेंट इज वेरी लेस. ओके, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी काफी कम है, और इलास्टिसिटी भी काफी कम है. ठीक है, सो प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट विद द यंग एंड द ग्रोइंग सेल. द सेकेंडरी सेल वॉल इज विद द मैच्योर्ड और द सेल विच हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग. आप डेड सेल भी बोल सकते हो. सेलुलोज कंटेंट इज 20%, सेलुलोज कंटेंट इज 40%. हेमीसेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन्स का कंटेंट काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली टू द सेकेंडरी सेल वॉल. लिग्निन एब्सेंट है, लिग्निन प्रेजेंट है, बिकॉज लिग्निन इज प्रेजेंट विद द डेड सेल्स. पैक्टीन की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और इलास्टिसिटी है काफी ज्यादा होती है. पैक्टीन काफी कम है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी भी काफी कम हो जाती है. ठीक है, एक और पॉइंट में डाल देता हूं यहां पे. हाइड्रेशन कैपेसिटी अगर देखें तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पैक्टीन, because of the presence of pectin, the hydration capacity of the primary cell wall is
60%। और यहां पे तो पेक्टिन नहीं था या फिर काफी कम है, तो हाइड्रेशन कैपेसिटी इसकी काफी कम होती है, दैट इज 30%। दैट इज 30%। ठीक है। एक और पॉइंट आई मेंशन इट, अपन ने प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल बनाई, तो उसमें जो सेल्यूलोज था, अगर आप उसको देखो, मैंने इस तरीके से बनाया था, दे आर शॉर्ट, वेवी एंड लूजली पैक्ड। प्राइमरी सेल वॉल में जो सेल्यूलोज है वो याद रखना है, दैट इज, और द माइक्रोफिब्रिल्स, दैट इज सेल्यूलोज। माइक्रोफिब्रिल्स आर short, loose, loosely packed। ठीक है। और यहां पे जो माइक्रोफिब्रिल्स है आर लॉन्ग एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है। यहां पे दे आर लॉन्ग, और आई कैन ऑल्सो मेंशन द टर्म स्ट्रेट, तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं वेवी। ठीक है। मैंने, अगर आपने देखा हो तो मैंने इस तरीके से बनाया था, अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है तो इसके अंदर मैंने इस तरीके से दिखाया था आगे वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है। और अगर ये सेकेंडरी सेल वॉल है तो उसमें मैंने इस तरीके से दिखाया आपको। ठीक है। एक और पॉइंट जो डाल सकते हैं, दैट इज सब लेयर्स आर एब्सेंट। सब लेयर्स आर एब्सेंट, लेयरिंग नहीं दिखेगी। सब लेयर्स आर एब्सेंट, और यहां पे सब लेयर्स आर प्रेजेंट, एंड वी कैन टर्म दोज लेयर्स एज S1, S2, S3। जो मैंने दिखाया था ना कि अगर ये मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, तो उसके अंदर इस तरीके से लेयर्स हो गया, सब लेयर्स, और उनमें जो माइक्रोफिब्रिल का अरेंजमेंट है वो अलग होगा, सेम नहीं होगा। द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिब्रिल इज डिफरेंट, the orientation of microfibril is different because of the glycoproteins। ठीक है। so I'll rub this down। The arrangement of microfibrils in the secondary cell wall, the orientation or the arrangement of microfibrils in the sublayers of secondary cell wall is decided by glycoproteins। This is a very important point। जो आपकी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, तो इसमें मैं क्या दिखा रहा हूं, सब लेयर्स प्रेजेंट है। तो कोई कोई सब लेयर्स में माइक्रोफिब्रिल इस तरीके से अरेंज्ड है, किसी किसी में इस तरीके से अरेंज्ड है, किसी में इसी तरीके से अरेंज्ड है। सो ये जो अरेंजमेंट है, दैट इज डिसाइडेड बाय द ग्लाइकोप्रोटीन्स, द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स इन द सब लेयर्स ऑफ, जैसे कि दिस इज, लेट्स से दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3। आप सब में माइक्रोफिब्रिल का अरेंजमेंट देख रहे हो अलग है, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, और दैट इज डिसाइडेड बाय द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है। एक और टॉपिक देख लेते हैं छोटा सा, ग्रोथ इन सेकेंडरी सेल वॉल।
ध्यान से सुनना, छोटा एंड इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ इन सेकेंडरी सेल वॉल की अगर बात करते हैं, लेट्स से इफ दिस इज अ सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, अगर ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, तो यहां पे जो ग्रोथ होती है या फिर जो मटेरियल का नया मटेरियल फॉर्म होता है वो ऊपर की तरफ होता है, दैट इज फॉर्म्ड अबाउ द स्ट्रक्चर, अबाउ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो मैं लिख देता हूं द ग्रोथ occurs on the outside of existing structure। अंदर की तरफ ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। सो ग्रोथ occurs on the outside of the existing structure. This is known as accretion growth. This is known as the accretion growth. यहां पे लिख देते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल में जो ग्रोथ होता है दैट इज टर्म्ड एज एक्रीशन ग्रोथ। क्या कहा जाता है? एक्रीशन ग्रोथ कहा जाता है सेकेंडरी सेल। अभी अगर बताते हैं अपन ग्रोथ इन प्राइमरी सेल वॉल, अगर प्राइमरी सेल वॉल की मैं बात करता हूं तो लेट्स कंसीडर दिस एज द प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल में जो ग्रोथ होती है प्राइमरी सेल वॉल में जो ग्रोथ होती है वो अंदर की तरफ होती है। सी कैन सी द डिफरेंस, ग्रोथ इज ऑन द इनर साइड, ठीक है। तो अपन मेंशन कर देते हैं ग्रोथ अकर्स on the outside, I'm sorry, on the inside of the existing structure, ठीक है। Such type of growth is termed as intersusception growth. Such type of growth is known as intersusception growth, which takes place on the inner side of the primary cell wall, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में ग्रोथ होती है ऊपर की तरफ, एक्रीशन ग्रोथ, और प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ होती है अंदर की तरफ, दैट इज टर्म्ड एज इंटरससेप्शन ग्रोथ, ठीक है। अभी एक और चीज प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर, दैट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 independent network in cell wall. There is presence of independent network in the cell walls, in the cell wall, which is formed by 3 structures. 3 चीजें बनाती है। एक जो कंपोनेंट है दैट इज द माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज, अनदर इज पेक्टिन फाइबर्स एंड प्रोटीन, ठीक है। आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट नेटवर्क भी प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर जो 3 कंपोनेंट से बना है, ओके।
we have the cellulose, that is microfibrils, pectin fibers and proteins. ठीक है, अभी now we make the cellulose, microfibril. This is a microfibril. ये क्या है? माइक्रोफिब्रिल है. These are microfibrils, that is the cellulose. ये भी सेल वॉल में प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है. और इसके ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेमीसेल्यूलोज. There is presence of hemicellulose on the surface of the cellulose. ठीक है, जो माइक्रोफिब्रिल्स है उनके ऊपर हेमीसेल्यूलोज है and they are attached with the hydrogen bonds. और एक और चीज जो प्रेजेंट है, that is ठीक है. जो ग्रीन वाला मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दिस इज दी पेक्टिन फाइबर्स. दिस आर द पेक्टिन फाइबर्स. अब अपन को याद रखना है कि ये एक दूसरे से अटैच्ड है और ये अटैचमेंट है कैल्शियम की मदद से, कैल्शियम आयंस की मदद से ये अटैचमेंट है. एंड दे आर ऑल्सो अटैच्ड विद दी हेमीसेल्यूलोज, और हेमीसेल्यूलोज से भी अटैच्ड है. और यहां पे जो अटैचमेंट हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो मैं लेबल कर लेता हूं. ये क्या स्ट्रक्चर था अपना? दिस इज माइक्रोफिब्रिल, दैट इज द सेल्यूलोज. उसके ऊपर क्या अटैच्ड है? उसके ऊपर अटैच्ड है हेमीसेल्यूलोज. और इन दोनों की जो बॉन्डिंग हो रही है, ये बॉन्डिंग किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉन्डिंग है बिटवीन दी हेमीसेल्यूलोज एंड माइक्रोफिब्रिल. जो बॉन्डिंग है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, फिर ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? ग्रीन वाला. ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है पेक्टिन फाइबर्स. कौन सा स्ट्रक्चर है? पेक्टिन फाइबर्स. सो पेक्टिन फाइबर्स एक दूसरे से जो अटैचमेंट दिखा रहे हैं, वो किसकी मदद से? तो वो कैल्शियम आयंस की मदद से. दैट इज विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस की वजह से ये दो पेक्टिन फाइबर्स जो है वो अब एक दूसरे से अटैच्ड है. ठीक है, और हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन फाइबर्स के बीच में जो बॉन्ड है, वो भी कौन सा बॉन्ड है? आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. हेमीसेल्यूलोज और माइक्रोफिब्रिल के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. पेक्टिन के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज ड्यू टू द कैल्शियम आयंस. ठीक है, और हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन फाइबर्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बाकी प्रोटीन. अब आपको याद रखना है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये स्ट्रक्चर को इंटरव्यू करता हुआ, ओके, अंदर बाहर जाता हुआ प्रोटीन अवेलेबल है. जैसे कि ये
पूरा जो स्ट्रक्चर अपन ने दिखाया है यहाँ पे याला, ओके, ये इस तरीके से है। तो जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, इसके अंदर इंटरवीविंग करेगा इस तरीके से। फैब्रिक में होता है ना, दिस इज द इंटरवीविंग वाला पार्ट। तो जो प्रोटीन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इंटरवीविंग करेगा, अंदर बाहर, और उसको पूरा कवर करेगा। सो प्रोटीन शोज इंटरवीविंग, ओके, अंदर से पास होगा। प्रोटीन शोज इंटरवीविंग ऑफ द माइक्रोफिब्रिल पेक्टिन फाइबर्स, ओके, इनका इंटरवीविंग करेगा। समझ में आ रहा है इंटरवीविंग? यस, मैं फिर से दिखा देता हूं। ओके, इफ दिस इज योर माइक्रोफिब्रिल्स एंड दी पेक्टिन फाइबर्स, तो जो आपका प्रोटीन होगा वो इसके अंदर से इस तरीके से ओवरलैप करता हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज टर्म्ड एज द इंटरवीविंग। और जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है रैप एंड वेफ्ट स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज नोन एज रैप एंड वेफ्ट, ठीक है। जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ऑल टुगेदर इट इज टर्म्ड एज द रैप एंड वेफ्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल। आज अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो सेल वॉल है, ठीक है। और दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंपोनेंट्स याद रख लो, सेलुलोज, पेक्टिन फाइबर्स, और प्रोटीन इंटरवीविंग कर रहा है, प्रोटीन अंदर से निकल रहा है। जैसे सुई धागे में आपने सुई को आप निकालो फैब्रिक के अंदर से, उस तरीके से इंटरवीविंग हो रही है। और जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे कहा जाता है रैप एंड वेफ्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। वी आर डन विद द सेल वॉल वाला पार्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द अनदर कंपोनेंट। और जो भी कंटेंट मैंने आज लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लेना, ओके, और प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।